Hello dear friends, good morning all of you. बोल भारत माता की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट देव धाकड़ श्री राम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है दोस्तों, 29 जून से करंट का सेशन प्रारंभ हो चुका है। उसी करंट के सेशन को लगातार हम आपके सामने साझा कर रहे हैं साथियों। उसी करंट की कड़ी में आज हम एक नई कड़ी आपके सामने लेकर आए हैं। आज आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इन मोटिवेशन लाइनों के साथ। सफलता की कहानियां मत पढ़ो। दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने कहा था, डोंट रीड सक्सेसफुल स्टोरीज। दोस्तों, सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिल सकता है। दोस्तों, यह मात्र आपको केवल एक संदेश दे सकती है। सफलता वाली जो कहानियां हैं वो मात्र थोड़े समय के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा कर सकती है। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ विचार मिल सकेंगे, कुछ रास्ते मिल सकेंगे, कुछ नई उमंग मिल सकेगी। दोस्तों, ये बात कही थी महान विचारक, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इन्हीं लाइनों के साथ आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने साथियों को जल्दी से जल्दी लाइव लेकर आए साथियों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है? आपको बताना है कि जो फार्मूला 1 रेस है, इस साल की दूसरी रेस है, वो किसने जीती है साथियों। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं और जल्दी से जल्दी अपने साथियों को लाइव लेकर आए दोस्तों। वाल्टेरी बुटास, चार्ल्स लेक्लर, लैंडो नॉरिस या लुइस हैमिल्टन? सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर बताएं। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। आपको बता दूं दोस्तों, यह 2020 की दूसरी फार्मूला 1 रेस है। इससे पहले हमने बात करी थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की। दोस्तों, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के बाद यह दूसरी स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स है। दोस्तों, यह फार्मूला 1 रेस पहली थी और यह दूसरी है। दोस्तों, इस रेस को हाल ही में जीता है, वो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लुइस हैमिल्टन है, इनका संबंध और वाल्टेरी बुटास का संबंध एक ही कंपनी से है। आप मुझे बताइए, पिछले सेशन में हमने इसके बारे में बात करी थी, बताइए ये किस वाल्टेरी बुटास और लुइस हैमिल्टन कौन सी मुख्य रूप से कंपनी से संबंध रखते हैं? जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हाँ, तो ये किस देश से है? ये है दोस्तों ब्रिटेन से। और मैंने आपको कहा था ये वाल्टेरी बुटास है, ये कहां से है साथियों? ये है आपके फिनलैंड से। कहां से है ये? फिनलैंड से। दोस्तों, ये दोनों मर्सिडीज के ड्राइवर है, ध्यान रखिएगा। और लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में जो ग्रैंड प्रिक्स जीती है वो स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स है, और ये भी ऑस्ट्रिया के अंदर ही आयोजित की गई। और वाल्टेरी बुटास ने जीती थी ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 रेस। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लुइस हैमिल्टन के बारे में। कौन से देश से संबंध रखते हैं ये? ब्रिटेन से संबंध रखते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन आज का। देखिए, ये है आपके सामने जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ये है फार्मूला 1 रेस, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको नाम का एक अभियान चलाया है? आपको बताना है रोको टोको अभियान चलाने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? सही आंसर बताइए दोस्तों। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं। जल्दी से जल्दी। अभिषेक, टीना, हेमराज, हेमंत। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में सार्वजनिक एवं ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाते हुए उनको मास्क वितरित करना, एनजीओ के माध्यम से दोस्तों मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करना, एक प्रकार का जो मुख्य रूप से सोशल कैंपेन चलाया है, उसका नाम है रोको टोको। किस राज्य ने चलाया है?
तो मध्य प्रदेश ने चलाया है। मेरे कुछ साथी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश हाल ही में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था, इसको लेकर हमने कुछ योजनाओं को लेकर भी बात करी थी। तो देखिएगा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए इस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर दोस्तों मास्क वितरित करने का कार्य किया जाएगा और एक मास्क के 20 रुपए लिए जाएंगे सरकार द्वारा। साथियों ध्यान रखिए, इसी से जुड़ी हुई एक योजना है जीवन शक्ति योजना। आपको बता दूं साथियों, जीवन शक्ति योजना, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह जीवन शक्ति योजना किस राज्य से संबंध रखती है? तो दोस्तों जीवन शक्ति योजना का संबंध भी मध्य प्रदेश सरकार से ही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं द्वारा जो मास्क निर्माण कर सरकार को प्रदान किए गए, उसमें महिला रोजगार प्रदान करते हुए दोस्तों एक मास्क पर 11 रुपए प्रदान किए गए महिलाओं को। वह योजना कौन सी है? जीवन शक्ति योजना है। वहीं दोस्तों कुछ समय पहले ही हमने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा था। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इंतजार आपका, कौन सा हाल ही में कैंपेन चलाया था? इंतजार आपका। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश में दोस्तों एक और योजना चली थी, किल कोरोना। कौन सी योजना चली थी साथियों? किल कोरोना, जिसमें 100% कोरोना को खात्मे के लेकर दोस्तों घर घर डोर टू डोर, है ना। साथ ही साथ इसने FIR आपके द्वार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा FIR आपके द्वार यह योजना भी चलाई साथियों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसी के संदर्भ में तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट योजना चलाई थी। एक हाल ही में जो चर्चाएं की थी हमने दोस्तों, आत्महत्याओं को रोकने के लिए आसपास हेल्पलाइन डेस्क नंबर लॉन्च किए थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अन्य में बात करूं तो दोस्तों यहीं पर चली थी चरण पादुका योजना। कौन सी योजना चली थी दोस्तों? चरण पादुका योजना, यह मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ मध्य प्रदेश दोस्तों उत्कृष्ट पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार प्रदान करने के लिए यह मुख्य रूप से एक योजना भी चलाई थी। तो साथियों मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश से हमने इतनी जानकारियां ग्रहण की, चाहे वो जीवन शक्ति योजना हो, इंतजार आपका हो, किल कोरोना अभियान हो, FIR आपके द्वार हो, चाहे चरण पादुका योजना हो, कर्मवीर पुरस्कार हो, ये सभी किससे संबंध रखते हैं? वो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश के बारे में अन्य जानकारियां। आइए और बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जानते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं साथियों तो समझिएगा, यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम आपने सुना होगा, बांधवगढ़। कौन सा नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या भी कहां स्थित है दोस्तों? वो बांधवगढ़ के अंदर ही है। और दोस्तों व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कौन सा है? बांधवगढ़ क्षेत्र। इससे पहले दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल पार्क वो भी कहां है आपका? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर है कान्हा किसली। कौन सा नेशनल पार्क है साथियों? कान्हा किसली नेशनल पार्क। ये सभी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ में अगर मध्य प्रदेश की बात करूं, खजुराहो मंदिर जो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किए गए, उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर स्थित है 2 पर्वतमालाएं जिनको लेकर भी काफी क्वेश्चन आता है, जैसे विंध्याचल। कौन सी पर्वतमाला है साथियों? विंध्याचल। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं विंध्याचल के अलावा तो दोस्तों यही स्थित है सतपुड़ा। कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है धूपगढ़। कौन सी चोटी है साथियों? धूपगढ़, जो भी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है साथियों। याद रखिएगा मध्य प्रदेश को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कल परसों के सेशन के अंदर ही हमने बात करी थी दोस्तों, क्या बात करी थी? एशिया का सबसे बड़ा, दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, सोलर प्लांट दोस्तों हाल ही में 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस सोलर प्लांट का उद्घाटन किया रीवा MP के अंदर। कहां उद्घाटन किया था इसका? रीवा MP के अंदर। देखो दोस्तों आपको बता दूं, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा, उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूं। कुछ मेरे साथी है वो कह रहे सर भड़ला के अंदर, भड़ला जोधपुर में 2250 मेगावाट आधारित सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, लेकिन साथियों यहां पर लिखा हुआ है अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट और ये 750 मेगावाट आधारित है। इसलिए दोस्तों दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। आइए बात करते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप देखिएगा ये आपके सामने मध्य प्रदेश का मैप है जिसके बारे में हमने बात करी थी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ध्यान रखिएगा दोस्तों,
यहाँ का जो 52वां जिला है वो बना है निवाड़ी। कौन सा बना है दोस्तों? निवाड़ी यहाँ का 52वां जिला बना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से जल्दी अपने साथियों को लाइव लेकर आए और ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को साझा करें। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर देखें, यह सेशन बेहद महत्वपूर्ण है और एग्जाम उपयोगी होने वाला है। साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असोल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? आपको बताना है दोस्तों, भारत किस देश से असोल्ट राइफल खरीदने वाला है? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों रक्षा से संबंधित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। असोल्ट राइफल कहां से खरीदने वाले हैं हम? बिल्कुल मेरे कुछ साथी, ओम प्रकाश धाकड़, कृष्णा धाकड़, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं मेरे कुछ साथी। इसका सही आंसर है साथियों अमेरिका। अब देखिए क्या होती है असोल्ट राइफल, ये देखिएगा आपके सामने असोल्ट राइफल है। कितनी असोल्ट राइफलें खरीद रहे हैं दोस्तों? 72,000। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, इसी से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, रक्षा से जुड़ा हुआ चिनूक और अपाचे 2015 के अंदर जो डील हुई थी उसका अंतिम खेप हाल ही में भारत पहुंचाया गया। चिनूक जो हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये हम किस देश से खरीदने वाले थे दोस्तों? ये मुख्य रूप से हम अमेरिका से ही खरीदने वाले थे। अमेरिका से ही खरीदा और हाल ही में इसके अंतिम खेप। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों राफेल, तो राफेल कहां से? फ्रांस से। हाल ही में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि गलवान घाटी में चीन के साथ विवाद, साथ ही साथ नेपाल के साथ विवाद, जो सीमा विवाद है उसको लेकर आप सभी को पता होगा लगभग 39,000 करोड़ का दोस्तों रक्षा मुख्य रूप से अधिग्रहण हाल ही में पारित किया गया, रक्षा मसौदा तैयार किया गया दोस्तों। उसमें से आपको पता होगा ये जो असोल्ट राइफलें हैं हम कहां से खरीदेंगे दोस्तों? अमेरिका से खरीदेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखिएगा यहीं से अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने देखिए चिनूक और अपाचे है। साथ ही साथ दोस्तों रेवेने, देखिए रेवेने, ये रेवेने क्या है दोस्तों? रेवेने हम USA से मंगाने वाले हैं और स्पाइक जुगनू ये इजराइल से लाने वाले हैं। कहां से? इजराइल से। अब ये होता क्या है समझिएगा दोस्तों, जैसे आपने ड्रोन देखा होगा उस ड्रोन की तरह ही ये रेवेने और इजराइल से मंगाया जाने वाला स्पाइक जुगनू है। होगा क्या? सैनिक मुख्य रूप से दोस्तों रिमोट कंट्रोल के माध्यम से अपने पास लगभग 10 किलोमीटर दूरी तक आगे जैसे ड्रोन निगरानी रखता है उसी प्रकार से ये निगरानी रखेंगे और वापस मुख्य रूप से सेना के पास मुख्य रूप से इनको मंगाया जा सकता है। तो दोस्तों बैग में आ जाए ऐसा ये छोटा उपकरण है जिसको मुख्य रूप से ड्रोन भी कहा जा सकता है या जासूसी ड्रोन भी कहा जा सकता है साथियों। तो रेवेने हम कहां से मंगा रहे हैं? USA से। और स्पाइक कहां से मंगा रहे हैं दोस्तों? ये इजराइल से मंगा रहे हैं। यानी कि दोस्तों ये रक्षा समझौते हैं और इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं अन्य के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपके सामने अमेरिका दोस्तों। यहां पर स्थित है आपका अलास्का, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। अलास्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से भी। उसके अलावा ये आपका यूनाइटेड स्टेट है दोस्तों, और यूनाइटेड स्टेट की कल ही हमने बात करी थी दोस्तों। इसकी पहली अश्वेत महिला नेवी पायलट बनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। और USA की राजधानी आपको पता है दोस्तों न्यूयॉर्क है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। विश्व मलाला दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आपको बताना है कि मलाला दिवस हाल ही में कब मनाया गया। दोस्तों मलाला का नाम सभी ने सुना होगा, जिसका पूरा नाम है साथियों मलाला यूसुफजई। आप सभी को पता होगा ये बहुत चर्चा में रही थी दोस्तों। मलाला यूसुफजई के लेकर हाल ही में दिवस कब मनाया गया? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। इसके अंदर डी ऑप्शन नहीं है, मैं डी ऑप्शन टाइप कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं 14 जुलाई। तो आप मुझे बताइए सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। क्या होगा इसका आंसर? 4 जुलाई, 12 जुलाई,
15 जुलाई या 14 जुलाई? तो इसका सही आंसर है साथियों 12 जुलाई। दोस्तों, प्रतिवर्ष मलाला दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। कौन है मलाला यूसुफजई? आप सभी को पता होगा दोस्तों, 2012 में तालिबानी द्वारा दोस्तों इसको गोली मार दी गई थी। उसके अलावा दोस्तों ये मौत से लड़कर वापस जीवित हुई और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया, इसलिए दोस्तों मुख्य रूप से इनको कनाडा की मानद उपाधि भी दी गई। साथ ही साथ इनको आपको पता होगा दोस्तों 17 वर्ष की उम्र में 2014 में इनको क्या दिया गया? शांति का नोबेल दिया गया। क्या दिया गया साथियों? शांति का नोबेल दिया गया। किसके साथ दिया गया आप मुझे बताइए? शांति का नोबेल इनको संयुक्त रूप से किसके साथ दिया गया? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, इसका क्या होगा सही आंसर? दोस्तों, इनको जो संयुक्त रूप से दिया गया वो भारत के प्रसिद्ध कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, मलाला यूसुफजई, इनकी अगर मैं बात करूं साथियों तो यूएन महासभा द्वारा 2013 में इस दिवस का शुभारंभ किया। कौन सा दिवस है? वो है मलाला दिवस, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी दोस्तों। इनकी पुस्तक का नाम है आई एम मलाला। क्या नाम है? देखिएगा, आई एम मलाला। ये इनकी चर्चित पुस्तक रही थी दोस्तों। कई देशों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से एम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इनकी जो दूसरी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेड, कौन सी है? वी आर डिस्प्लेड, ये भी इनकी पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकें लिखी गई मलाला के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तानी महिला है वर्तमान। ध्यान रखिए, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो बालिका है उसका नाम भी क्या है दोस्तों? मलाला यूसुफजई है। ध्यान रखिए, 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध किशोरी का अवार्ड भी इनको दिया गया था दोस्तों। प्रसिद्ध किशोरी का पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। आपके सामने है, ये है मलाला यूसुफजई। देखिए, नाम सुना होगा आपने मलाला का, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मलाला दिवस हाल ही में कब मनाया? तो सही आंसर क्या होगा? 12 जुलाई। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, सही आंसर बताइए क्या होगा? अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया दोस्तों? बिल्कुल, मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं, 4 जुलाई को। ध्यान रखिएगा साथियों, 4 जुलाई को। और हाल ही में दोस्तों अगर मैं 4 जुलाई की बात करूं तो उसी दिन हमने मनाया था धम्मचक्र दिवस। कौन सा दिवस मनाया? धम्मचक्र दिवस। तो दोस्तों आज है 15 जुलाई। मैंने कहा था कि दिवसों को एक महीने के बीच में रिवाइज करना जरूरी है। आप मुझे बताइए 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया था? बिल्कुल, 1 जुलाई को जो प्रसिद्ध दिवस मनाया था दोस्तों, नेशनल डॉक्टर्स डे। कौन सा दिवस मनाया था? नेशनल डॉक्टर्स डे। एवं पोस्टल यानी कि दोस्तों पोस्ट कर्मचारी दिवस भी कब मनाया? 1 जुलाई को ही मनाया साथियों, याद रखें। साथ ही साथ दोस्तों 4 जुलाई की बात हमने करी थी धम्मचक्र दिवस के लेकर। 11 जुलाई को प्रसिद्ध दिवस मनाया था हमने, कौन सा? 11 जुलाई को, बिल्कुल सही। और दोस्तों फिश फार्मर डे 10 जुलाई को। कब मनाया था? 10 जुलाई को। तो जुलाई माह के ये दिवस है, उनको लेकर हमने रिवाइज किया। आज जो 15 जुलाई है साथियों, आज मनाया जाता है कौशल विकास दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौशल विकास दिवस, जिसके बारे में कल ही हमने चर्चा की थी कि कौशल को लेकर असीम पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी मलाला के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साझा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक IR यानी इंडियन रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? सही आंसर बताना है दोस्तों। इंडियन रेलवे ने कब तक दोस्तों ग्रीन एनर्जी यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोयला प्रदूषण मुक्त जो ट्रेनें हैं उन सभी को बंद करके इलेक्ट्रिफाइड ट्रेनें प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों कब तक पूर्ण रूप से इसका कार्य सफल हो जाएगा? सही आंसर बताएं, 2025, 2028, 2030 या 2035? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं दोस्तों। बिल्कुल, कुछ साथी है मेरा सही आंसर बता रहे हैं साथियों। इसका सही आंसर है 2030। साथियों समझिएगा, इंडियन रेलवे द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई कि 2030 तक जितनी भी ट्रेनें हैं उनको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाएगा।
यानी कि दोस्तों उनको इलेक्ट्रिक ट्रेनों के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, अब तक लगभग 40,000 जो रेल मार्ग है उनको विद्युतीकृत कर दिया गया है। 40,000 किलोमीटर जो रेल मार्ग है उनको विद्युतीकृत कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों 2020-21 के वर्ष के अंदर यह टारगेट रखा गया है कि लगभग 7,000 किलोमीटर और जो रेल मार्ग है उसको विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 2030 तक पूर्णतः इलेक्ट्रिक ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा, यानी कि दोस्तों प्रदूषण मुक्त कर दिया जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहां से कहां तक कब चलाई गई? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहां व कब चलाई गई? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं दोस्तों। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बताइए। दशरथ मेनारिया, लोकेश मेनारिया, देव मेनारिया, जल्दी से जल्दी का आंसर दें। इसका जो आंसर है साथियों, आपको बता दूं, फरवरी 1925 के अंदर दोस्तों मुंबई से लेकर कुर्ला तक पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई और भारत में रेलों का विद्युतीकरण लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया। भारत में रेलवे का विद्युतीकरण किसके काल में किया साथियों? लॉर्ड कैनिंग के काल में किया। आइए जानते हैं अन्य जानकारियों के बारे में, देखते हैं। देखिएगा साथियों, इंडियन रेलवे की बात करूं तो हाल ही में आंध्र प्रदेश से, साथियों आपको बता दूं, हाल ही में आंध्र प्रदेश से लेकर बेनापोल ये कहाँ है दोस्तों? बांग्लादेश के अंदर। हाल ही में आंध्र प्रदेश से बेनापोल तक दोस्तों एक विशेष पार्सल ट्रेन चलाई गई। क्या चलाई गई साथियों? विशेष पार्सल ट्रेन, जिसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध सूखी मिर्च का निर्यात किया गया। क्या किया गया दोस्तों? सूखी मिर्च का निर्यात किया गया। तो ये स्पेशल ट्रेन है, इसलिए पूछा जा सकता है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए आंध्र प्रदेश और भारत के बीच में एक ट्रेन चल रही है जिसका नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन दे रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस या थार लिंक एक्सप्रेस। सही आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों आपको बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक पैसेंजर ट्रेन चलती है उस पैसेंजर ट्रेन का नाम है बंधन एक्सप्रेस। क्या नाम है साथियों? बंधन एक्सप्रेस। चलिए, तो ये थी जानकारी रेलवे के बारे में, ध्यान रखिएगा। आइए अन्य चर्चाएं अगर रेलवे की मैं करूं तो बताइए वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, साथियों वर्तमान में भारत के रेल मंत्री है पीयूष गोयल। कौन है साथियों? पीयूष गोयल है, ये ध्यान रखें। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत की पहली रेल मंत्री जॉन मताई थी, लेकिन वर्तमान में कौन है दोस्तों? जॉन मताई थे, जबकि वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल, याद रखें। साथ ही साथ इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950। और भारतीय रेलवे बोर्ड का शुभंकर क्या है? जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। भारतीय रेलवे बोर्ड का शुभंकर दोस्तों बताइए क्या होगा? सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। हाँ दोस्तों, एक हाथी है जिसके हाथ में गज है ना? हाथी की सूंड में गज है और उसमें लालटेन है। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर इंडियन रेलवे के बारे में अगर बात करूं साथियों तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी, सबसे लंबी मालगाड़ी दोस्तों, हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी बताइए उसका नाम क्या था और उसकी लंबाई कितनी थी? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए दोस्तों। किसी महान व्यक्तित्व ने कहा है कि अगर पुराना पढ़ा हुआ अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो लगभग 40% ही याद रहता है, इसलिए पुराने क्वेश्चनों को अगर लेकर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिसका नाम मैंने आपको कहा था दोस्तों, शेषनाग। क्या नाम था उसका? हाल में भारत की सबसे लंबी जो मालगाड़ी चलाई गई उसका नाम था शेषनाग, जो दोस्तों मुख्य रूप से कहां तक चलाई थी?
हाँ, कोरबा से लेकर नागपुर तक चलाई गई थी दोस्तों, जिसकी लंबाई कितनी थी? 2.8 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं दोस्तों, तो बताइए हाल ही में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, कुछ मेरे साथी कमेंट सेक्शन में बता रहे थे, पूछ रहे थे कि सर आप बता रहे हो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो बन रहा है उसकी लंबाई कितनी? आज हम उस लंबाई को लेकर भी बात करेंगे साथियों। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो बन रहा है वो बन रहा है साथियों हुबली के अंदर। और हुबली कहाँ है? ये है आपका कर्नाटक के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक। और ये इसकी जो लंबाई है वो लंबाई लगभग 1400 मीटर है साथियों। इससे पहले मैंने आपको कहा था गोरखपुर है। कौन सा है? गोरखपुर। और उसकी लगभग 1366 मीटर लंबाई थी दोस्तों। इसका मतलब ये बनने के बाद ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों रेलवे को लेकर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? भारत की हाल ही में पहली श्रमिक ट्रेन जो चलाई थी लिंगपल्ली से, तेलंगाना से लेकर दोस्तों हटिया तक, है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। साथ ही साथ यहां से एक और अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे तो बताइएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है वी.के. यादव। कौन है साथियों? वी.के. यादव। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहीं से ध्यान रखिएगा, रेलवे का पहला जो मुख्य रूप से ई वेस्ट स्थापित किया गया, वो स्थापित कहाँ किया? जल्दी से जल्दी बताइए। भुवनेश्वर के अंदर। कहाँ तक स्थापित किया? भुवनेश्वर। चलिए, तो दोस्तों यह थी जानकारी इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे के संदर्भ में पूछा जा सकता है। आइए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया है? दोस्तों यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में, दोस्तों कोरोना महामारी के बारे में आप सभी को पता होगा, है ना, कोरोना महामारी को लेकर दोस्तों कई सारी चिंताएं चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिली है साथियों। दोस्तों बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? ह्यूमन पर क्लिनिकल ट्रायल जो किया था और वो सक्सेस माना जा रहा है, वो किसने किया है? रूस ने। दोस्तों रूस की अगर मैं बात करूं तो गेमिली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा इसको हाल ही में विकसित किया गया एक वैक्सीन है। उसको क्या किया गया दोस्तों? रूस के अंदर एक यूनिवर्सिटी है सेचेनोव यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है दोस्तों? सेचेनोव यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी द्वारा जून के अंदर ह्यूमन ट्रायल किया था। और दोस्तों उस नैदानिक परीक्षण को मुख्य रूप से जिन पर किया गया, उन कोरोना मरीजों को वर्तमान में दोस्तों पूरी तरह से ठीक होने के बाद जुलाई के अंदर छुट्टी दे दी गई। और रूस सरकार ने यह दावा किया है कि यह पहली ह्यूमन ट्रायल सक्सेस वैक्सीन मानी जा रही है। आइए दोस्तों जानते हैं अन्य चीजों के बारे में। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक होता है ड्रग, एक होता है वैक्सीन। मैंने आपको पहले भी समझाया था दोस्तों, ड्रग और वैक्सीन में क्या फर्क है। दोस्तों ड्रग मतलब दवाई और वैक्सीन मतलब मुख्य रूप से इंजेक्शन, यूं मान के चलिए। दवाई क्या काम करती है? शरीर में दोस्तों जो मुख्य रूप से कोई कोरोना बीमारी है, कोई भी बीमारी है, उसके प्रसार को आगे बढ़ने से रोकता है ड्रग। जबकि दोस्तों उसको पूर्णतः खत्म करने का कार्य कौन करती है? वैक्सीन करती है। और मैंने आपको कहा था दोस्तों, विश्व में लगभग 11 वैक्सीनों पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। उसमें से दोस्तों भारत की भी 2 वैक्सीनें हैं जिनको लेकर मैंने आपको कहा था। एक का नाम था कोवैक्सीन, याद होगा सभी को, कोवैक्सीन। दोस्तों इंडियन मुख्य रूप से आईबी द्वारा इसको निर्मित किया गया था कोवैक्सीन को। साथ ही साथ एक और जो है उसका नाम है ज़ियाकॉव। ये दोनों जो वैक्सीन थी उसको ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी इंडियन ड्रग कंट्रोलर द्वारा। साथियों अब वर्तमान में रूस ने यह दावा किया है, तो ध्यान रखिए रूस के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, जानते हैं रूस के संदर्भ में और इस वैक्सीन के बारे में। देखिए ये इस प्रकार की वैक्सीन तैयार की गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में पद्मनाभ स्वामी मंदिर चर्चा में रहा है, जो कहाँ स्थित है?
आपको बताना है दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो साथियों यह जो मंदिर स्थित है वो है केरल के अंदर। दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा इसको लेकर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए केरल हाईकोर्ट द्वारा यह मान्यता दी गई कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल सरकार के एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाएगा, यानी कि दोस्तों उसको सौंपा गया था। लेकिन दोस्तों केरल के अंदर जो मुख्य रूप से राजशाही परिवार है, उस राजशाही परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो त्रावणकोर के अंदर जिस राजा का नाम है साथियों, उस राजा का नाम है राजा मार्तंड। राजा मार्तंड द्वारा दोस्तों भगवान विष्णु की जो शेषनाग पर लेटी हुई प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि पुनः राजशाही परिवार को इस मंदिर का कार्य सौंपा जाए। तो दोस्तों बहुत ज्यादा विवादित और चर्चित रहा है, इसलिए इसको लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले दोस्तों आप सभी को पता होगा सबरीमाला मंदिर, कौन सा मंदिर चर्चा में रहा था दोस्तों, सबरीमाला मंदिर, जिसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर काफी चर्चा में रहा था। और सबरीमाला मंदिर भी कहाँ स्थित है दोस्तों, केरल के अंदर। और कल परसों के सेशन में हमने बात करी थी मीनाक्षी मंदिर की। आप मुझे बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से जल्दी बताओ। दिखे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई के अंदर है। कहाँ है दोस्तों, मदुरई के अंदर। आइए बात करते हैं केरल के बारे में अन्य जानकारियों को लेकर। तो देखिए यही आपके सामने मुख्य रूप से जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो जो त्रावणकोर के अंदर स्थित है। साथ ही साथ अगर केरल की बात करूं साथियों तो यहाँ पर एक स्थान है वायनाड, और वायनाड से ही कौन सांसद है दोस्तों, राहुल गांधी। याद रखिए केरल के बारे में अन्य अगर बात करूं तो इसको मसालों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहें या मसालों का देश, उपमा दी गई है साथियों, केरल को ही कहा जाता है। केरल की राजधानी कहाँ है साथियों, वो है तिरुअनंतपुरम, या जिसको त्रिवेंद्रमपुरम भी कहा जाता है। अच्छा साथियों वर्तमान हाईकोर्ट की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, तो आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है। शरद अरविंद बोबड़े। कौन है दोस्तों, शरद अरविंद बोबड़े। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में जजों की जो पदों की स्वीकृति है वो कुल कितनी है साथियों, 33+1 है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी मुख्य रूप से इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, बताइए भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। सही आंसर है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। तो दोस्तों ये भारत के पहले चीफ जस्टिस थे, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं तो रंजन गोगोई। दोस्तों रंजन गोगोई जो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस थे, उनको हाल ही में राज्यसभा में दोस्तों क्या किया गया, मनोनीत किया गया। क्या किया साथियों, मनोनीत। जो किस राज्य से संबंध रखते हैं, असम से। कहां से संबंध रखते हैं साथियों, असम से। तो ये थी जानकारी 7वें क्वेश्चन के बारे में। ध्यान रखिए कि केरल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें गाइस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता अवार्ड 2019 किसने जीता है। आपको बताना दोस्तों किस कंपनी को हाल ही में यह अवार्ड दिया गया। जल्दी से जल्दी बताइए। CII की फुल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में भी हम समझेंगे दोस्तों। ITC की फुल फॉर्म क्या होती है और ये अवार्ड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले इसका आंसर बताइए।
ONGC, NTPC, ICS या IOC? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है NTPC। दोस्तों NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। दोस्तों हाल ही में इसको भारतीय उद्योग परिसंघ एवं इंडियन टोबैको कंपनी द्वारा दिया जाने वाला स्थिरता पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों सोशल कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुई थी। और इस बार यह पुरस्कार किस महारत्न कंपनी को दिया जाएगा? वो NTPC को दिया जाएगा। दोस्तों बात आई है CII, जिसको हम कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसकी स्थापना दोस्तों 1895 में हुई थी। और इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। और दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक। कौन है साथियों? उदय कोटक, ये ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर मैं ITC की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसका मुख्यालय है कोलकाता के अंदर। कहां है साथियों? कोलकाता के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और ये स्थिरता पुरस्कार है क्या? यानी पर्यावरण सुरक्षा एवं दोस्तों कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण स्तर को देखते हुए एक समुदाय के रूप में कार्य किया। तो वो किसने किया? NTPC ने। NTPC की बात करें तो दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत निर्माता कंपनी है, जो मुख्य रूप से कोयले से विद्युत का निर्माण करने वाली कंपनी है साथियों, NTPC, जिसकी स्थापना 1974 में हुई। साथ ही साथ में NTPC की बात करूं, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है दोस्तों हरदीप सिंह है। कौन है साथियों? गुरदीप सिंह है। क्या नाम है उनका? गुरदीप सिंह, ये ध्यान रखिए। ये वर्तमान में NTPC के क्या है साथियों? अध्यक्ष है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां कितनी है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां कितनी है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं साथियों। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए तो दोस्तों अगर मैं बात करूं NTPC की, इसके संदर्भ में ये महारत्न कंपनी है। और भारत के अंदर महारत्न कंपनियां टोटल कितनी है साथियों? 10 है। कितनी हो गई है? 10 हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों एक होती है नवरत्न, एक होती है मिनी रत्न। दोस्तों वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियां वो है 74 और नवरत्न कंपनियां है वो है 14। तो दोस्तों ये थी जानकारी NTPC के बारे में और इस क्वेश्चन को लेकर। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। ये देखिएगा आपके सामने NTPC है। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन दिख रहा है IOC। दोस्तों आप मुझे बताइए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को कौन सा अवार्ड दिया गया? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं साथियों। बिल्कुल, तो दोस्तों EU ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया था? EU ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। किसे दिया था? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से भी। चलिए दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन भी हमने साथ ही साथ रिवाइज कर लिया। आइए 90वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत श्रीलंका के साथ किस बंदरगाह के लिए हाल ही में योजना बना रहा है और समीक्षा कर रहा है? दोस्तों श्रीलंका सरकार ने हाल ही में किस बंदरगाह के निर्माण को लेकर पुनर्समीक्षा के लिए भारत को पुनः आमंत्रित किया है? उसका सही आंसर आपको बताना है। हबनटोटा, ग्रेटा, कोलंबो या जयवर्धनपुरा? सही आंसर बताइए साथियों, इसका क्या होगा सही आंसर? तो साथियों इसका सही आंसर है कोलंबो। आप सभी को बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहां पर स्थित है भारत और यहां पर इस प्रकार से आपका श्रीलंका स्थित है। कौन स्थित है दोस्तों? श्रीलंका। और दोस्तों श्रीलंका के अंदर आप सभी को पता होगा यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हबनटोटा। क्या नाम है साथियों? हबनटोटा, जिसको दोस्तों चीन ने 99 ईयर के लिए लीज पर ले लिया है। किससे लिया है? श्रीलंका से।
यानी भारत को घेरने के लिए दोस्तों एक मुख्य रूप से श्रीलंका से दोस्तों कर्ज की नीति के तहत हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण कर चीन ने 99 साल के लिए लीज पर इस बंदरगाह को ले लिया है। तो दोस्तों हिंद महासागर में बढ़ती हुई गतिविधियों को देखने के लिए चीन ने इस प्रकार का मुख्य रूप से कूटनीति चाल चली है। साथियों आइए उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर स्थित है आपका कोलंबो, और कोलंबो बंदरगाह का विकास कर रहा था भारत और जापान, यानी भारत, जापान और श्रीलंका तीनों मिलकर क्या कर रहे थे दोस्तों, उस कोलंबो बंदरगाह का विकास कर रहे थे दोस्तों। इसलिए हुआ क्या, वर्तमान में ऐसा माना जा रहा है कि प्रतिपक्ष, वर्तमान में यहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं कुछ समय बाद, तो दोस्तों कोलंबो बंदरगाह पर जो वर्कर्स है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने भारत के खिलाफ या विदेशों के खिलाफ जितनी भी कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही है उनके खिलाफ आवाज उठा दी है और आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया है। तो श्रीलंका सरकार ने कहा है कि सर अभी वर्तमान में अपनी जो स्थिति है उसको यहीं पर स्थगित करें और थोड़े समय बाद यानी चुनाव के बाद पुनः इस कार्य को प्रारंभ करेंगे, लेकिन तब तक के लिए कोलंबो बंदरगाह पर अपना जो बेड़ा है उसको हटा लीजिए। साथियों इसके कई मायने माने जा रहे हैं। आइए कहाँ स्थित है हम्बनटोटा, क्या है चीन की चाल, उसको आज हम समझेंगे। देखते हैं, देखिएगा ये है आपके सामने, समझिएगा। इस बंदरगाह का नाम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपके स्थित है, इस बंदरगाह का नाम है कोलंबो। दोस्तों इसी बंदरगाह का विकास कर रहे थे भारत और जापान। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और बंदरगाह है, जिस बंदरगाह की अगर मैं बात करूं ट्रिंकोमाली, क्या नाम है उसका, ट्रिंकोमाली। दोस्तों आपको बता दूं इन दोनों बंदरगाहों का विकास कर रहा था भारत। साथ ही साथ यहाँ स्थित है हम्बनटोटा, क्या नाम है साथियों इसका, हम्बनटोटा, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों श्रीलंका के यहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है दोनों क्या है, आपस में भाई है, ध्यान रखिए। राजधानियों को लेकर मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। श्रीलंका की राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो श्रीलंका की राजधानी है वो है, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करूँ तो जयवर्धनपुरा, और अगर मैं बात करूँ इसकी कमर्शियल कैपिटल तो वो है कोलंबो। अच्छा आप मुझे बताइए भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दे दोस्तों। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, तो साथियों उसका नाम है पाक स्टेट। क्या नाम है साथियों, पाक स्टेट चैनल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। साथियों आइए और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को लेकर तो क्या बन सकता है, देखिएगा। साथियों भारत को चारों ओर से घेरने के लिए, देखिए इस प्रकार से भारत की कंडीशन है, समझिएगा। ये दोस्तों यहां पर स्थित है आपका चीन। चीन भारत को चारों ओर से घेरने के लिए अलग अलग देशों में बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों, बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं यहां पर स्थित है म्यांमार, और म्यांमार के अंदर यहां बना रहा है ये सितवे पोर्ट। कौन सा, सितवे पोर्ट। साथ ही साथ यहां पर एक और बंदरगाह है जिसका नाम है कोको। इन दोनों बंदरगाहों का विकास चीन के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही साथ में अगर यहां बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में है चटगांव। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, चटगांव, जिसको चाइना विकसित कर रहा है। अभी यहां हमने बात करी, यहां कौन सा है दोस्तों, हम्बनटोटा, यहां हम्बनटोटे बंदरगाह की। और यहां मैं मालदीव की अगर बात करूं तो मालदीव के अंदर विकास कर रहा है मंगू। कौन से बंदरगाह का विकास कर रहा है, मंगू। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहां पाकिस्तान के अंदर दोस्तों एक बंदरगाह का विकास कर रहा है, उसका नाम है ग्वादर। कौन सा बंदरगाह, यहाँ ग्वादर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों मुख्य रूप से ओमान की, तो यहां पर ओमान के अंदर सलालेह। इसी प्रकार दोस्तों केनिया के अंदर, इसी प्रकार तो दोस्तों सेशेल्स के अंदर, अन्य अफ्रीकी देशों के अंदर मुख्य रूप से भारत को चारों ओर से घेरने के लिए और हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोस्तों एक प्रकार से बंदरगाह का विकास कर रहा है। और इन बंदरगाहों के विकास के माध्यम से देखिए इस प्रकार से भारत को चारों ओर से घेरने के लिए बंदरगाहों का विकास कर रहा है। इसी को कहा जाता है दोस्तों मोतियों की माला। क्या कहा जाता है, मोतियों की माला। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मोतियों की माला नीति क्या है। तो ध्यान रखिए मोतियों की माला नीति क्या है, भारत को चारों ओर से घेरने की एक कूटनीति है चीन की, उसी को कहा जाता है मोतियों की माला। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, भारत इतना कमजोर देश नहीं है
भारत ने क्या किया अब समझते हैं साथियों। देखो भारत ने हाल ही में, आप सभी को पता होगा, इसने यहाँ पर सितवे पोर्ट बनाया है। तो भारत ने इसी के निकट दोस्तों हाल ही में मुख्य रूप से अंडमान निकोबार, यहाँ पर आपका है अंडमान निकोबार, इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों स्थापित किया है नेवल बेस। यहाँ पर नौसेना का एक बेस स्थापित कर दिया इस पर निगरानी रखने के लिए। साथ ही साथ कोको चैनल पर भी अपना एक मुख्य रूप से गश्ती तैनात बेड़ा स्थापित कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कलादान परियोजना चला दी है, उसको लेकर उसके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। चटगांव बंदरगाह है, इसी के जस्ट निकट आप सभी को पता होगा एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है न्यू मुरे द्वीप, वहां पर भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में तैनाती की गई। साथ ही साथ इसने हबनटोटा का विकास किया, तो हमने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह का विकास किया। यहाँ मंगू में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में NHAI ऑपरेशन कैक्टस है ना आदि द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर चटगांव में, तो चटगांव के निकट ही हाल ही में अखोरापुर तक हमने रोड बना दी बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान के निकट हमने ईरान के अंदर एक चाबहार पोर्ट का विकास किया। दोस्तों इस प्रकार से जैसे जैसे चीन चालें चल रहा है उसकी चालों को हम नाकाम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन पूछा जा सका है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन है? तो ध्यान रखिए महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला 10वां क्वेश्चन आपके सामने बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान में जनसंख्या की स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ कब किया गया? जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कब से कब तक दोस्तों चलाया जा रहा है? आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। हाँ वही राजस्थान जहां पर मौसम अभी बदल रहा है साथियों, बिल्कुल दोस्तों, जहां पर गहमा गहमी चल रही है, राजनीति में उथल पुथल चल रही है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हाल ही में 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, कब से कब तक दोस्तों? 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। अब ये क्या होता है जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस हमने कब मनाया? 11 जुलाई को मनाया। दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत यह बताया गया कि भारत की जो TFR है, जिसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कुल प्रजनन क्षमता, दोस्तों TFR जो भारत की है वो कितनी है? 2.5% है। दोस्तों इसको कम करने का लक्ष्य जो रखा गया वो 2.1% का रखा गया। यानी कि दोस्तों होता क्या है, ये कुल प्रजनन क्षमता, यानी कि दोस्तों इसको क्या होता है ये, यानी एक महिला द्वारा औसतन कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, उसी को कहते हैं कुल प्रजनन क्षमता। तो दोस्तों राजस्थान में क्या लक्ष्य रखा गया है? 2.1% का, जबकि दोस्तों वर्तमान में TFR कितनी है? वो है 2.5। तो दोस्तों इसी को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा, कौन है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री वर्तमान में? डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा 11 से लेकर 31 जुलाई के बीच में इस पखवाड़े का शुभारंभ किया। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर अन्य जानकारियां, देखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसकी एक थीम रखी गई। क्या थीम रखी गई? आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। इस थीम के साथ इस पखवाड़े को मनाया जा रहा है। साथ ही साथ में अगर बात करूं दोस्तों प्योर फॉर श्योर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्योर फॉर श्योर या शुद्ध के लिए युद्ध, यानी कि मिलावटी दुग्ध सामग्री को मुख्य रूप से बैन करने के लिए एक अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो उसका सही आंसर भी क्या होगा साथियों? राजस्थान, है ना। 8 से 14 जुलाई तक ये मुख्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान की अगर बात करें साथियों, तो राजस्थान में हाल ही में मुख्य रूप से चर्चा में है राजनीति, है ना, ध्यान रखिएगा। आइए अन्य दिवसों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 10 जुलाई को हमने बनाया था फिश फार्मर डे, 11 जुलाई को हो ही गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, राजस्थान के बारे में कल ही हमने बात करी थी दोस्तों, सांबर झील को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा उसका मुख्य रूप से निरीक्षण करवाया जा रहा है ना, राजस्थान हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार। नेक्स्ट, अच्छा आप मुझे बताइए राजस्थान के हाल ही में नवीनतम मुख्य सचिव किसे बनाया गया? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि राजस्थान के मुख्य सचिव किसे बनाया गया है, जल्दी से जल्दी बताएं। बिल्कुल कुछ साथी मेरा सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों,
मुख्य सचिव बनाया गया किसे? राजीव स्वरूप, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, NEOWISE न्यू वॉइस 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। आपको बताना है साथियों ये क्या है और ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है। यानी 22 जुलाई को ऐसा क्या होगा कि ये पृथ्वी के निकट गुजरेगा। आपको बताना है इसका सही आंसर, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताएं। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये है आपका एक धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है इसको आपको बता दूं दोस्तों, इसको कहा जाता है पुच्छल तारा। क्या है साथियों? ये पुच्छल तारा है। समझिए दोस्तों, आकाश के अंदर जैसे आपने कई बार टूटता हुआ तारा देखा होगा, यानी कि दोस्तों जो टूटता हुआ तारा है वो क्या है समझिए, यानी कि चट्टानी कण एवं धूल के कण तथा दोस्तों बर्फ के जो बने हुए पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, टूटकर मुख्य रूप से नीचे तीव्र गति से नीचे की ओर गिरते हैं। उसी को कहा जाता है पुच्छल तारा या धूमकेतु, और हाल ही में चर्चा में है न्यू वॉइस। याद रखिएगा, ये दोस्तों हाल ही में पता लगाया गया नासा के द्वारा। किसके द्वारा पता लगाया गया दोस्तों? नासा के द्वारा। ऐसा माना जा रहा है कि यह लगभग 20 जुलाई को 20 मिनट तक नंगी आंखों से देखा जा सकता है। साथियों ऐसा माना जा रहा है कि यह जो पुच्छल तारा है मुख्य रूप से इसका मूल नाम अगर मैं बात करूं C2020 FE, इसका मूल नाम यह है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं ये 6000 साल बाद पुनः देखा जाएगा। और कब देखा जाएगा दोस्तों? 8786 ईस्वी में देखा जाएगा। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा हेली, हेली का नाम सुना होगा। हेली क्या है साथियों? ये एक पुच्छल तारा है जो कब देखा जाएगा? 2062 में देखा जाएगा। यानी कितने वर्ष बाद? 76 सालों बाद पुनः देखा जाएगा। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सौर परिवार को लेकर है, यानी सूर्य के प्रकाश और घर्षण बल के कारण ये चमकता है, ये अपने आप में ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। तो ध्यान रखिए पुच्छल तारा एक प्रकार का धूमकेतु है, इस प्रकार से दोस्तों दिखाई देगा और पृथ्वी के निकट गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट। तो साथियों ये था आज का हमारा करंट का सेशन। जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों श्री राम टीम की मेहनत और टेक्निकल टीम की मेहनत अगर आपको दिख रही हो तो एक बार इस सेशन को लाइक करके बताएं कि बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है इसको, ताकि कंटिन्यूअस और आगे बढ़ा सके, अन्य क्लासों को जोड़ सके और इस कार्यक्रम को और अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रस्तुत कर सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।